वेलकम स्टूडेंट्स इन नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। रोटेशनल चैप्टर का बच्चे सेंटर ऑफ मास पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस और बचे हैं, उसको भी करते हैं। और जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि बच्चे हमारा लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन 3 हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पर जाइए और उनको देखिए। तीनों चैप्टर बच्चे बैकबोन है, मैंने फिर बार बार बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स की बैकबोन है ये 3 चैप्टर्स। ये नहीं कि 11th के लिए काम के हैं, 12th के लिए काम के हैं, नीट के लिए, जेई मेंस, सबके एडवांस के लिए, सबके लिए काम के हैं। 12th में आप आओगे बच्चे, 12th का भी हमने इसमें डाले हुए हैं, वो बात अलग है। जो बच्चे 12th के हैं उनको तो पता ही है कि हमने 12th की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बच्चे इसमें एक और चीज़ है कि आप लोग पोस्ट करिए, कुछ बच्चे पोस्ट कर रहे हैं, हाय कह रहे हैं, और ये भी बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, यस दे हैव इम्प्रूव देयर मार्क्स इन देयर रेस्पेक्टिव टेस्ट, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस देम ऑल। उनके लिए क्या, सबके लिए गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चे लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले एज यूजुअल वी हैव ए मोटिवेशनल सॉन्ग। वी आर ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता चैनल जिन्होंने मुझे एक क्लिप दी है सॉन्ग की, बड़ी मोटिवेशनल सॉन्ग है, और बच्चे आप उनको ज़रूर देखिए और यू विल बी मोटिवेटेड एनफ फॉर अचीविंग योर गोल एंड फॉर विच यू हैव एस्पायर्ड फॉर। तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए पहले आप वीडियो में की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। ओरे मनवा तू क्यों बिखरा, जब तेवर सही, इरादे है सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, अग्नि का तेज है तू, सूर्य का प्रकाश है तू, तपस्वियों का तप है तुझ में कहीं। ये है तेरी असीमता, तू रखता है जो इतनी नमी। ओरे मनवा तू डोला, तेरी खुद से नहीं है पहचान, तभी तू डोला, तभी तू भूल जा। यस, वेलकम बैक। आई थिंक यू आर मोटिवेटेड एनफ। बताइए बच्चे पोस्ट करके कैसा आपको लगा, और एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या हम इसको स्टार्टिंग ना करके वीडियो के बीच में इसको प्ले करें क्या? तो एज यू लाइक, है ना, ज़रा पोस्ट करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या राय है। तो चलिए वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि स्प्लिटिंग, एक बॉम्ब है वो आपका स्प्लिट हो रहा है और एक पार्ट नीचे गिर जाता है, दिख रहा है, एक पार्ट नीचे गिर जाता है, दूसरा पार्ट वापस आ जाता है, और तीसरा पार्ट कहाँ जाएगा। तो ये भी बच्चे सेंटर ऑफ मास के ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसमें क्या कंसेप्ट होता है कि यदि आपका फ्रैगमेंट, यदि बॉम्ब जो एक्सप्लोड ना करे तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसका सेंटर ऑफ मास वही फॉलो करेगा। पार्ट्स टूट जाएं तब भी सेंटर ऑफ मास वही पाथ फॉलो करेगा जो अनएक्सप्लोडेड पार्ट कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है ये हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चल रहा है ना, तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स भी हमारे पास यहाँ चलती है। तो आपको पता ही है कि एक्सटर्नल फोर्स, जरा मैं एक बार लिख दूं, एक मिनट पहले लिख देता हूं मैं, न्यूटन्स कैसे आप लगाओगे, है ना, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, DYNA, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स। वो है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, ध्यान रखना सेंटर मास पर लगाएंगे,
इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिख सकते हो, या मास ऑफ द सिस्टम इनटू डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिख सकते हैं, या मास ऑफ सिस्टम, बस बच्चे मास ऑफ सिस्टम आ रहा है, इनटू डी टू आर सी एम पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन हो बच्चे उसी हिसाब से कर लेना। तो ये आपके पास न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स हो गया फॉर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स फॉर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि माना एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अब ध्यान से देखना, यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अच्छा चलो, अब एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीरो वेक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू डी बाय डी टी ऑफ, इसमें मैं क्वेश्चन करूंगा, देखो हर एक न्यूमेरिकल करने का कुछ ना कुछ बेस है, आप उस बेस को पकड़ो, न्यूमेरिकल को नहीं रटो भाई, न्यूमेरिकल तो आराम से हो जाएगा, वो तो पैट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल न्यूमेरिकल को हम बच्चा बना देंगे यदि आप दिल से कंसेप्ट को सच्चा पकड़ लिया तो। दिल के सच्चे हैं यानी कि आप कंसेप्ट के सच्चे हैं, तो बच्चे न्यूमेरिकल तो बच्चा ही है। चलिए, अब बच्चे बोलो मास तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब डिफरेंशिएशन VCM का जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन यदि जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो वेक्टर। तो डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब क्या लिख दूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। वही आ गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बच्चे बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। यहां पर कौन बॉडी की बात कर रहा हूं मैं? एक्सटेंडेड बॉडी के, किसकी बात कर रहा हूं? सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास अपना चेंज नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ मास बच्चे कुछ चेंज नहीं कर सकता अपना स्टेट को, यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। तो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, वही बच्चे फाइनल वेलोसिटी होगी। इसकी सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल वेलोसिटी है वही सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी होगी। इस बात का आप ध्यान रखना है, ये चीज आपको समझ लो। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन ये है कि यदि इनिशियली रेस्ट में है कोई कंसेप्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो बच्चे बाद में भी वो रेस्ट में रहेगा। यदि ये रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहने का मतलब ये है इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब नो चेंज, क्यों? नो चेंज इन पोजीशन ऑफ, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, है ना? आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन इतना आसानी से हम करा पाए। तो जैसे यदि आपके पास कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूं, जरा न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला बना देते हैं, एक फॉर्मूला बनाकर दिखाते हैं कि सपोजिंग आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था,
सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, मतलब ये सिम्टम्स हैं। डॉक्टर बनेंगे तो सिम्टम्स देखते हो ना, तो सिम्टम्स ये हैं कि इनिशियली रेस्ट में है सिस्टम। तो सिम्टम्स हैं कि सिस्टम रेस्ट में है। तो सपोजिंग इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे बोलो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो पोजीशन, भाई इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो चेंज इन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज इक्वल टू, पहले तो डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस सो ऑन अपॉन m। ये थोड़ा मैंने जल्दी लिख दिया, इसको मैं थोड़ा बाद में लिखता हूँ। यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ कि डेल्टा x लिखता हूँ पहले, डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सही है, मैंने क्या किया, x सेंटर ऑफ मास है तो डेल्टा लिख दिया, तो सब जगह डेल्टा डेल्टा लगा, डेल्टा मैंने चेंज। अब ये यदि 0 है तो 0 इंटू एम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, m1 इंटू डेल्टा। ये फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, कितने भी पार्टिकल्स हैं यदि उसमें सिस्टम यदि इनिशियली रेस्ट है तो एक पार्टिकल दूसरी तरफ जाता है, दूसरा पहली की तरफ आता है, तीसरा चौथे की तरफ जाता है, यानी कि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। इसका मतलब m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 प्लस सो ऑन विल बी इक्वल टू 0। ये है बहुत बढ़िया एक मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखना कि कुछ आपके पास पार्टिकल्स यदि राइट की तरफ गए हैं, पॉजिटिव एक्स की तरफ गए हैं, यानी उनकी पोजीशन में चेंज प्लस का है, तो साथ साथ बच्चे दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनमें पोजीशन में चेंज माइनस का होगा, उनके कोऑर्डिनेट जो है माइनस में जाएंगे। ये m1, ये नहीं कि इसी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बच्चे, सबके लिए ट्रू है, जनरलाइज कर सकते हो। m1 y1 सबके लिए ट्रू है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। भाई ये भी हो सकता है कि m1 इंटू डेल्टा y1 प्लस m2 इंटू डेल्टा y2, y कोऑर्डिनेट ऐसे सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो ये नहीं कह रहा है ऐसे m1 z1, तो ये तो मैंने लिख दिया था, चलो वो भी लिख देते हैं, m1 z1 डेल्टा z1 प्लस m2 इंटू डेल्टा z2 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। ये वैसे ज़्यादातर उसमें है, या तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर कर सकते हैं इसको, कंजर्वेशन मोमेंटम से लोग करते हैं, वो ना करके आप देखो किस मेथड से क्वेश्चन करेंगे, ज़रा देख लो। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सी दिस क्वेश्चन बच्चे वही आपको थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है मान लीजिए, यानी आप कहीं ग्रेविटी फ्री स्पेस में हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस, और ये बच्चे फ्लोर है, और इस फ्लोर से आप किसी हाइट पर हैं, सपोजिंग यहाँ पर कोई है, ठीक है, चलो ये हो गया। ये कोई मैन है और इसका वजन मान लीजिए 50 किलोग्राम है, और ये अच्छा ये तो सबको पता है, पॉइंट मास मान के चल रहे हैं, मान लीजिए 10 मीटर ऊपर है। इसके पास बच्चे कोई स्टोन है, एक ही कोई स्टोन है,
स्टोन मान लीजिए आपके पास कितने ग्राम का है, मान लीजिए ये 10 ग्राम का है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन मैन लीव्स स्टोन, फेंका नहीं है, एंड रीचेज द फ्लोर, ये फ्लोर है, reaches the floor, what will be height of man at that instant? ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा when man leaves stone and reaches the floor, what will be height? अच्छा, when man leaves stone and it माने stone, ठीक है, and it reaches the floor, फ्लोर पर पहुंच जाता है वो, तो उस समय बच्चे मैन कहाँ है? तो अब ये देखो बच्चे, यहां पर ऐसा करते हैं कि इसमें एक मैन 1 जो है M1, उसको मान लेते हैं मैन 50 किलोग्राम, M2 मान लेते हैं हम स्टोन 10 ग्राम, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, आपको सबको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास। तो m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस 2 ही तो पार्टिकल हैं, m2 इंटू डेल्टा x2 विल बी 0। अब बच्चे देखो, यहां से ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं पॉजिटिव x, इधर मान लेते हैं हम नेगेटिव x। तो बच्चे स्टोन जो है यहां पहुंचा है, बाद में ये देखो इनिशियल पोजीशन तो ये है, ये देखो फ्लोर है, दोबारा मैं बना देता हूं, ये हमारे पास है फ्लोर, इनिशियल पोजीशन बच्चे मैन की ये है, ये आपके पास इनिशियल पोजीशन ऑफ मैन, और ये आपके पास स्टोन पहुंच गया यहां पर, स्टोन था, स्टोन रीचेस एट बॉटम, ये स्टोन यहां पहुंच गया। तो स्टोन का बच्चे आपके पास सेकंड मैंने स्टोन को माना है, तो ये हो गया इसका डेल्टा x2। तो मैन जो है बच्चे ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वो नेगेटिव में अपना आप ही आ जाएगा, खैर देखना। तो ये मैन यहाँ पहुँच जाएगा, ये आपके पास मान लीजिए डेल्टा x1 है। तो चलो, ये नीचे प्लस था, ऊपर नेगेटिव है, तो m1 आपके पास 50 kg इंटू डेल्टा x1 प्लस के m2 का मतलब 10 ग्राम इंटू डेल्टा x2 कितना है बच्चे बोलो? दिस विल बी प्लस के 10 मीटर इक्वल्स टू 0। आया समझ में आपको सबको? तो इससे आपके पास क्या आ गया? तो 50 kg 50 इंटू 1000 ग्राम हो गया, इंटू डेल्टा x1 इज इक्वल टू 10 ग्राम इंटू 10 मीटर, ये माइनस का हो गया। तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल ही हो गया, तो बच्चे 1 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये आ रहा है डेल्टा x1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस के 1/500 मीटर, ठीक है, इतना आ रहा है। मास को थोड़ा ज़्यादा ले लेते तो और अच्छा, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना,
ये आ गया डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 50 इंटू दिस, इतने मीटर आ रहा है। इसको यदि आप चाहें तो सॉरी इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 मिलीमीटर। ठीक है, या चलो कितना आ गया, -0.002 मीटर। मीटर में करना चाहे तो वैसे कर लेते। तो बच्चे हाइट जो है आई आपके पास 1 2 3 सही है। तो हाइट ऑफ मैन उस समय पर, हाइट ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम फ्लोर, जब स्टोन ग्राउंड पे पहुंच रहा है, विल बी इक्वल टू 10 तो वो था ही, प्लस के 0.002। बच्चे पीछे गया, ये नहीं माइनस मत कर देना। तो 10.002 मीटर इसका आंसर आ गया। सबको क्लियर है क्वेश्चन? यदि मैन ने स्टोन को छोड़ा है और अंडर ग्रेविटी तो है ही नहीं बच्चे, फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल होने वाला स्पेस है, स्पेस में उसने उसको पुश कर दिया है, यानी लीव नहीं किया, उसको पुश कर दिया बच्चे उसको। एक मिनट मैं पीछे इसको चेंज कर दूं थोड़ा, क्योंकि ग्रेविटी में जाएगा कैसे। व्हेन ए मैन लीव्स द स्टोन, ग्रेविटी तो है ही नहीं, यानी थ्रोज है, बल्कि थोड़ा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। किसी स्पीड से दे रहा है वो, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ चेंज कर देते हैं, एक मिनट। मैन थ्रोज स्टोन इसी स्पीड से, उसमें स्पीड भी दे सकता है, तो मुझे स्पीड की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी थ्रोज स्टोन विद सपोजिंग, ऐसा मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ले सकते हैं। तो ये सब 20 मीटर पर सेकेंड और ये सारी चीज़ें यूजलेस है, इनका कोई काम है नहीं। 20 मीटर पर सेकेंड है, पर थ्रो होना ज़रूरी है, क्योंकि थ्रो करोगे तभी जाएगा, ग्रेविटी है ही नहीं वहाँ पर, अपने आप कैसे जाएगा। तो इसको मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, थोड़ा करेक्ट कर दिया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब इसी पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखना, वो है बोट प्लस मैन, ये प्रॉब्लम्स हैं, या मैन एंड प्लांक ऐसे ले सकते हैं, प्लांक प्लस मैन, ये दो प्रॉब्लम हमारे पास और हैं। इन सब ने देखा भी है बच्चे, बोट है किनारे पर और कुछ लोग बोट में चलते हैं आगे की तरफ, तो बोट पीछे की तरफ जाती है। नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे आप उसमें ट्रेडमिल होती है, आप उस पर रन करते हैं, तो आप आगे की तरफ रन कर रहे हैं, तो फिर वो किधर जा रही है, पीछे जा रही है। तो एक पार्ट सिस्टम का आगे जा रहा है तो रिमेनिंग पार्ट सिस्टम का पीछे जाता है, कंजर्वेशन मोमेंटम भी लगता है बच्चे, ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रोटेशन उससे, सेंटर मास से, कि सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, चलना किसी आदमी का, किसी बॉडी का पार्ट, सिस्टम का एक पार्ट चलना, इसका मतलब वो अपने अंदरूनी बात है। तो एक्सटर्नल तो लग ही नहीं रहा कि हथौड़े मार रहे हैं चल पे भाग, नहीं। तो इंटरनली एक पार्ट यदि राइट की तरफ जाता है तो बच्चे रिमेनिंग जो पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ही। ठीक है, जिससे कि उसका सेंटर मास की पोजीशन में चेंज ना आए। तो इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक मान लीजिए बोट है, देखना ये बोट है, चलो ये बना लेते हैं, या प्लांक ले सकते हैं, ऐसे भी आप जैसा आपको अच्छा लग रहा है वो ले लें। ठीक है, ये आपने एक बोट ले ली।
ठीक है, एक आपका बोट। ठीक है, अब यहां पर ये जो है ना, आपको हमेशा इसमें जो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो ना, तो वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलता है। ठीक है, यहां पर आपने इसको ओरिजिन मान लिया होगा। एक डायरेक्शन बच्चे प्लस लेंगे, एक डायरेक्शन माइनस लेंगे। ठीक है, अब इसका बोट का मास बच्चे कैपिटल एम है, कैपिटल एम मान लेते हैं मास ऑफ बोट। यहां पर बच्चे कोई मैन है, बॉय है या मैन है, जो भी है, मैन है, चलो इसका एम मास मान लेते हैं, एम मास ऑफ मैन। और जो बोट है उसकी लेंथ मान लेते हैं बच्चे एल। अब ये क्वेश्चन ये है कि इफ मैन reaches the other side of boat, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चे ये तो है आपके पास सिचुएशन, देखिए जरा। तो ये हमने मान लिया ओरिजिन। अब बोट, मैन जो थोड़ा आगे चला गया, तो सपोजिंग बोट बच्चे थोड़ा सा पीछे चले गए। ठीक है, तो यहां पर आ गया मैन, यहां पर पहुंच गया मैन। तो अब बच्चे ओरिजिन तो ये है, ये बच्चे यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, ये बोट है। ये जो आपके पास है मैन जो चला था, वो यहां से यहां तक एल चला है। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये कितना चला है बोलो, ये कितना हो गया, एल माइनस एक्स। यदि आपके पास ये बोट यहां से एक्स चला है तो, ठीक है नहीं, बोट का डिस्प्लेसमेंट यहां से एक्स हुआ है, तो बच्चे इसके विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स बच्चे किस डायरेक्शन में, माइनस में, ये किस डायरेक्शन में, प्लस में, इसको ध्यान रखना। अब वन जो है किसको मान लेते हैं, अब देखो किसको मानेंगे, वन मास ऑफ मैन को मान लेते हैं, वन बोट को मान लेते हैं, टू, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 आपके पास ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x2। आ गया, बस कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एक पार्ट इसमें क्वेश्चन बड़े अलग अलग हो सकते हैं, कि हो सकता है कि प्लांक है, उसके पास एक राम है इस साइड में, श्याम उधर है, बीच में कृष्ण है, तो ऐसे आपके पास आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो अपनी दोनों मिलकर माने बीच में आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, देखो जरा मैं दिखाऊं आपको। तो यहाँ पर अगेन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। इट मीन्स m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 विल बी 0,
m1 कौन है? मैन। डेल्टा x1 क्या है इसका ज़रा देखो पीछे, पॉजिटिव का, पॉजिटिव l माइनस एक्स प्लस के कैपिटल M, m2 हमने बोर्ड को माना है। इसका बच्चे देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है? माइनस की तरफ है, तो माइनस के x इज इक्वल टू 0। कितना आ रहा है? तो हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो बच्चे ये हो गया m इंटू एल माइनस m इंटू एक्स माइनस के कैपिटल M इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ आपने x कॉमन ले लिया, ये हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू एल। तो जो x आया बच्चे वो हो गया m इंटू एल अपॉन m प्लस m। इसको बच्चे याद करने का तरीका मैं बता सकता हूँ यदि आप चाहो तो। तो जो आपके पास मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? मैन। तो डिस्प्लेसमेंट किसका देख रहा है? प्लांक का। तो प्लांक ना आकर मैन का मास आ रहा है, इंटू एल क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। एल क्या है ध्यान रखना? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट या प्लांक। ठीक है, तो ये है। इसी में यदि आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चल रहा है, ध्यान रखना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, एल माइनस देखो बच्चे एम एल अपॉन टोटल मास। कितना आ जाएगा? देखो एम इंटू एल अपॉन टोटल मास। याद हो गया? मतलब अब ये किसका पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। तो मैन का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर बोट का मास आएगा ऊपर अपॉन टोटल मास और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और इसी में यदि आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है ना वेलोसिटी भी पूछ सकता है यदि मैन चलने लगता है। तो वैसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन से करते हैं वहाँ पर, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि यहाँ पर बच्चे डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं दोनों तरफ। देखो यहाँ पर ही यदि मैं यहाँ डॉट लगा दूँ तो यहाँ भी डॉट लग जाएगा, हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन इनटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लांक अपॉन टोटल मास। ये भी कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यदि आपको जल्दी से करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, है नी? मतलब रिलेटिव वेलोसिटी यदि आपसे पूछे तो। ये मैं थोड़ा हटा रहा हूँ अब डॉट सारे, वो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से करते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर बस डॉट लगाना है आपको, यहाँ डॉट और यहाँ डॉट लगाना है। तो एल डॉट का मतलब हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लांक, और एक्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, शॉर्ट तरीका बता दिया। इसको आप और अच्छा करना चाहें तो और कई तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो मैं आपको और दिखा दूँ एक और टाइप का क्वेश्चन जिसको आप ओरली कर लोगे और टफ लगेगा, लेकिन इसी से आप कंपेयर करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक वेज है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेज हो गया और इस पर एक कोई ब्लॉक, इसका मास m है, और ये जो है बच्चे, अब मतलब डायरेक्ट जल्दी से करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए बच्चे, ये है आपके पास थीटा,
ये है मान लीजिए अल्फा, इसका मास वेज का m है, यहाँ पर एक स्मॉल m है। ये पूछ रहा है इफ जो ब्लॉक है रीचेस बॉटम, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बॉटम ऑफ वेज यानी प्रिज्म, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोलो प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर। बहुत आसान सा क्वेश्चन बच्चे। जिसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चे ये ऐसे गया है एल, लेकिन एल का बच्चे एक इफेक्ट तो ये है, एक तो ये नीचे भी गया है और एक इधर भी गया है। तो इसको बच्चे हम डेल्टा x1 जो मानेंगे वो क्या मानेंगे बोलो, एल कॉस थीटा। अरे थीटा ही है ना। अब ये जो प्रिज्म है मुझे बताओ, ये आपके पास ब्लॉक ऐसे जा रहा है तो प्रिज्म जमीन में जाएगा नहीं, वैसे ये पीछे जाएगा। तो इसको जो पीछे जाना का हम दिखा रहे हैं, ये जो पीछे जाने वाला है से यहां पहुंच गया माना, जब ये यहां पहुंचता है तो ये जो चला बच्चे पीछे की तरफ यानी x, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, तो x विल बी इक्वल टू, कौन चल रहा है m, किसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं वेज का, तो वेज का ना आकर उसका मास आएगा इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x वाला, कितना हो गया बोलो l cos थीटा अपॉन टोटल मास। लो हो गया काम खत्म। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन, मतलब क्योंकि x की तरफ मूव कर सकता है तो केवल x कोऑर्डिनेट तो लोगे, तो देयर इज नो चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये जब यहाँ पहुंचा है तो इसका x कोऑर्डिनेट, तो ये यहाँ पहुंचा है तो इसका x कोऑर्डिनेट में चेंज ये हुआ है, y कोऑर्डिनेट में चेंज ये हुआ है, क्योंकि वेज में y कोऑर्डिनेट में चेंज हो नहीं सकता, इसलिए इसका केवल x कोऑर्डिनेट ही चेंज किया। तो इसका भी केवल x कोऑर्डिनेट ही चेंज लेना है, तो इसके x कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का l cos थीटा, तो ये बच्चे आपके पास माइनस का आएगा वैसे देखा जाए तो, दिस इज माइनस, लेकिन माइनस हम कंसीडर कर नहीं रहे, ठीक है, वो प्लस है तो ये माइनस का है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, प्रिज्म मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको अच्छे से क्वेश्चंस कराए और काफ़ी इजी मेथड से कराए, तो आई थिंक अब आप कर लेंगे इसको। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, अब गियर चेंज करेंगे और उसके लिए बच्चे आपको जैसे वर्क पावर एनर्जी के अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही आपका रोटेशन चैप्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आता है। तो इस पर आप जल्दी से आ जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट स्केलर भी आता है और वेक्टर भी आता है, वो सब फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से कर रहे हैं। वर्क डन जो बच्चे स्केलर है उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट आता है, उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए उनको क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास देखो थोड़ा 3D चलेगा,
एक मान लीजिए मैंने कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, कार्डबोर्ड है, और इस पर हमने 2 वेक्टर्स ले लिए। वी हैव टेकन 2 वेक्टर्स। एक वेक्टर ले लेते हैं ये, एक ले लेते हैं, चलो एक वेक्टर ये ले लेते हैं। ओहो, एक वेक्टर ले लेते हैं ये, और एक वेक्टर ले लेते हैं ये, और इनके बीच में बच्चे स्मॉलर एंगल लिए हैं। सपोज इनके बीच में एंगल ये थीटा है। ये बच्चे मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये एक मतलब प्लेन है, इस प्लेन में ही है ये, ए और बी आर लाइंग ऑन दिस प्लेन। ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन में ही ये 2 वेक्टर ए और बी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज डिफाइंड एज फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। एंगल कौन सा? स्मॉलर एंगल। ये तो हो गया बच्चे इनका दोनों वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हुआ, इंटू इसमें एक डायरेक्शन भी होती है, इंटू एन कैप। तो मैं लाइट मोड में इसको बोल देता हूँ कि एन कैप माने नोज है, नाक है। आपके चेहरे पर जो नाक है आपकी, वो चेहरे के परपेंडिकुलर बाहर आ रही है, तो इसलिए इसको नॉर्मल लिख दो। एन कैप का मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल टू प्लेन। तो एन कैप की जो डायरेक्शन है, जो एन कैप है बच्चे, वो नॉर्मल है। तो जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू प्लेन, एन मतलब नॉर्मल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू प्लेन। और इसकी जो डायरेक्शन है एंड गिवन बाय, एंड डायरेक्शन इज डायरेक्शन इज गिवन बाय रूल्स हैं। या तो बच्चे राइट हैंड स्क्रू रूल है, या तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल लिख सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं, या फिर राइट हैंड थंब रूल लिख सकते हैं, जो आपने 10th में किया था, यदि याद हो। करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, उसको समझने के लिए, या हम इसको लिख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल भी लिख सकते हैं, कर्ल रूल भी लिख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, स्क्रू रख लेते हैं। देखो क्या है, तो आपने यहाँ स्क्रू रख लिया, एक यहाँ स्क्रू रखा, ये स्क्रू है। अब इस स्क्रू को आपको क्या करना है, आपको इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है। हमारा ये जो स्क्रू है, इसको आपको ऐसा समझ लो कि इस प्लेन में फिक्स करना है। तो जब स्क्रू को प्लेन में फिक्स करना होता है, तो जैसे आपके पास ये एक डोर है, डोर में स्क्रू लगाना है नहीं, तो क्या रखोगे, स्क्रू को हमेशा बोर्ड के जो डोर है या जो प्लांक है या एक आपका एक सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर रखोगे। अब इस स्क्रू को बच्चे घुमाते हैं ए क्रॉस बी, यानी पहला वेक्टर ए है, फिर दूसरा बी है, तो आप ए से बी की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल, ये आपके पास ऐसे घुमाना है थ्रू स्मॉलर एंगल। तो ऐसे जब घुमाएंगे तो बच्चे ये स्क्रू, तो स्क्रू आपके पास ऐसे घूमेगा। अब स्क्रू घुमाने पर बच्चे जिधर एडवांस करता है, जिधर ये एडवांस करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, जो एन कैप की सबको पता है कि कोई भी वेक्टर है उसमें होता है मैग्नीट्यूड और होता है डायरेक्शन। ये एन कैप का मतलब डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप की तरफ होगी, और एन कैप एक रूल है।
तो राइट हैंड स्क्रू रूल, तो स्क्रू को आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर रख दो और यू हैव टू रोटेट द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। जिधर स्क्रू जा रहा है, समझ में आ गया आपको? नहीं तो आपने इस पर ऐसे रखा, दिख रहा है? मैं एक बार दिखा दूं आपको। तो यहाँ पर ये एक ये वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाया आपने ऐसे ऐसे रखकर, तो स्क्रू बच्चे किधर जाएगा? आप कॉपी पर रख कर देखना, अपना एक पेन ले लेना जिसमें थ्रेड है तो ये ऊपर चला जाएगा। यदि बच्चे ये बी है, ये ए है, बी से ए की तरफ घुमाएंगे स्क्रू को तो बच्चे वो नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ए से बी की तरफ स्क्रू को आपको रोटेट किया, जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाता है वो ए क्रॉस बी। या दूसरा तरीका होता है बच्चे राइट हैंड, एक और देख लो चाहे, वह राइट हैंड कर्ल रूल। उसमें चालाकी क्या करनी पड़ती है कि थंब को हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे और फिर ऐसे मक्खी पकड़ो जैसे। तो ए आपका पहले है फिर बी है, तो ए से बी की तरफ स्क्रू को अपने फिंगर को कर्ल करो, ये बहुत अच्छा है। तो ये ए है और ये बच्चे बी है, ये ए है ये बी है, तो अब ए से बी की तरफ आप घुमाइए, कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। जिस डायरेक्शन में थंब जा रहा है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए है ये बी है, तो बच्चा ऐसे नहीं घूम सकता, तो आप थंब को ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये थंब, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल, और ये स्क्रू रूल है। ए बी ऊपर चला गया, ए बी नीचे चला गया, तो इस तरह से आप रूल को लगा सकते हो। ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या इसको? तो वी रोटेट द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू थ्रू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। लेकिन स्क्रू को आपने प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, ये ध्यान रखना। The direction in which screw advances will give the direction of n cap। चलिए सब हो गया। अब यदि बच्चे B से A की तरफ स्क्रू को करेंगे, ऊपर n कैप है, तो ये नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी बोलो? नीचे वाली डायरेक्शन बोलो। ऊपर यदि n कैप लिया तो नीचे वाली माइनस n कैप होगी। लिख दूं मैं इसको आगे? तो यदि A क्रॉस B ऊपर है तो B क्रॉस A बोलो ना। तो B क्रॉस A का मतलब है B का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम इंटू डायरेक्शन क्या है? माइनस एन कैप। A और B को तो आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और माइनस तो लगा ही दो आप। तो आप देखो बच्चे, B क्रॉस A और A क्रॉस B आपस में कैसे होंगे? अपोजिट से। A क्रॉस B और B क्रॉस A बच्चे कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ओबे कर रहे थे, वर्क पावर एनर्जी में मैंने बताया था। तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बल्कि माइनस का हो जाता है। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस के B क्रॉस A। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं कर रहे हैं। आ गया आपको समझ में? चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, जरा सिग्निफिकेंस में बताऊं आपको। कि पहली बात तो ये है कि A क्रॉस B या B क्रॉस A, कोई भी बात भी हो, ये दोनों के दोनों क्या देते हैं? ये वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन containing ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यदि आपसे एक पूछे कि भाई एक वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपको ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। या आपसे पूछे कि एक यूनिट वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो? आपको ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। पहला सिग्निफिकेंस ये हुआ, फर्स्ट वन। ठीक है, ये हो गया एक तो बात। चलिए,
दूसरी चीज आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव वेक्टर्स है ना, वो कितना है? दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। कि सपोजिंग आपके पास ये ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है। ये इनके बीच में एंगल है थीटा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बच्चे आपस में ऐसा ले लेते हैं। चलो ये पैराग्राम मैंने बना दिया। तो ये आपके पास, एक मिनट एक काम और करो, उसमें परपेंडिकुलर भी डाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, एन कैप एन एन। तो ए बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा क्या है बच्चे? ये क्या बी साइन थीटा नहीं है? यानी कि विच इज हाइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी साइन थीटा इज हाइट। एक काम और लिख सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू ए इंटू एच। बच्चे ये तो है बेस ए, ये हाइट एच, तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोजिंग दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ट्राइंगल कितना? ओ ए सी। अब आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है पूरा, ओ ए बी सी एक आपके पास पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में बच्चे जो ये डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल में ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ए बी साइन थीटा क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब टोटल मिलकर क्या हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस दूसरा आया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक वेक्टर देते हैं जो दोनों वेक्टर्स के साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो थंब जो है वो इस दोनों के परपेंडिकुलर है। दूसरी बात जो वो है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ये बात तो हो गई, काम खत्म। इसके साथ बच्चे कुछ और प्रॉपर्टीज देख लो, कुछ और बातें देख लेते हैं। वो ये है कि यदि आपके पास कोई वेक्टर कोलिनियर है, यानी उनके बीच में एंगल 0 है या 180 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स हैं। यानी थीटा यदि 0 है या थीटा 180 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी बच्चे नल वेक्टर होगा, यानी 0 वेक्टर लिखा करो, 0 मत लिखो। दूसरी बात यह है, एक और इम्पोर्टेंट बात ये करूं कि किसी वेक्टर का यदि हम आई कैप ले लेते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, तो बच्चे ये सारे के सारे नल वेक्टर होंगे। अब आ गया बच्चे स्पेशल बात, वो है देखो, सपोजिंग ये आपके पास
आपको मैंने पहले से बताया था कि जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अब ये सब बच्चे एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में हैं। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये बच्चे प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये प्लस जेड है। देख रहे हो मैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर की तरफ बच्चे एक आई कैप होगा, इधर की तरफ जे कैप, इधर की तरफ के कैप। तो यदि आई क्रॉस जे कर रहे हो आप, जरा मुझे बताओ, आई क्रॉस जे, इसका मतलब बच्चे आई ये है, जे ये है, तो इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर बताओ क्या है? तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो कौन सा लेंगे बच्चे? स्क्रू। देखो अब ये एक्स एक्सिस है, एक बार दोबारा देख लें। ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, ये मान लिया वाई एक्सिस, ये है जेड। अब स्क्रू को आई क्रॉस जे करेंगे तो स्क्रू को यहाँ रखेंगे। तो यू हैव टू रोटेट द स्क्रू फ्रॉम आई टू जे थ्रू स्मॉलर एंगल, यानी ये वाला एंगल। तो ऐसे घुमाओगे तो क्या आ रहा है डायरेक्शन? ऊपर। कौन सा? जेड। आ गया नहीं? तो ये जो एन कैप है, ये बच्चे स्क्रू यदि मैंने यहाँ रख के दिखाया आपको इधर, ये ऊपर की तरफ जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ, चलो स्क्रू एक बार दिखा देते हैं। स्क्रू को यहाँ रखा मैंने और स्क्रू को घुमाया ऐसे, तो ये स्क्रू बच्चे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एन कैप जो है क्या हो जाएगा? के कैप। बस अब बात खत्म हो गई। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। सिमिलरली जे क्रॉस के, जे से के की तरफ लेके जाएंगे, ये रहा जे, ये जे है और ये के है, तो इधर ये वाला आ जाएगा इज इक्वल टू आई। ऐसे बच्चे के क्रॉस आई करेंगे तो ये जे आ जाएगा। तो आई जे के समझ में आ गया? तो ये आई जे के यदि आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो बच्चे पॉजिटिव के आ रहा है, जे से के की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आई आ रहा है, आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव के आ रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये है आपका कंसेप्ट। तो मैं तो ऐसे बच्चों को याद कराता हूँ कि हमारा जो सॉन्ग है इंडियन, जो हमारे फिजिक्स का सॉन्ग है, वो आई जे के। यदि ऐसा ये मुखड़ा है, इनिशियल जो आपके पास वर्ड्स हैं वो आई जे के यानी कि सही है। यदि उल्टा करोगे बच्चे, यदि आप करो के जे आई, अरे के क्रॉस जे करोगे माइनस आई क्रॉस के करोगे माइनस जे, के जे आई यानी के क्रॉस जे माइनस आई होगा, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, आई क्रॉस के यानी ये इधर की तरफ जाओगे तो माइनस है और इधर की तरफ जा रहे हो तो प्लस है। तो ये हमारा फिजिक्स का सॉन्ग हुआ। तो आई जे के करोगे बच्चे, ये आपका सीक्वेंस में हमने रखा हुआ है आई जे के और के जे आई करेंगे तो आपका ये माइनस में होगा। ए अल्फाबेटिकली करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर जे, फिर के। तो आई जे के बच्चे सीक्वेंस में, यदि सीक्वेंस आपका बनता है तो पॉजिटिव है, यदि सीक्वेंस उल्टा है के जे आई, ये बड़ा सिंपल तरीका बनाया आपने, ठीक है। तो सीक्वेंस यदि आपका बनता है आई जे के तो पॉजिटिव, यदि आपका सीक्वेंस ब्रेक होता है तो माइनस है। जैसे आई जे के तो आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। यदि उल्टा होता है के जे आई वो निगेटिव है। तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे आप इसको गलत मत करना, सीक्वेंस ब्रेक ना हो,
ठीक है, तो अब आपको मैं क्वेश्चन करना बताता हूं कि यदि आपके पास दो वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में है तो ए वेक्टर मान लीजिए A1 आई कैप है प्लस A2 जे कैप। A1 A2 A3 क्या है आपको पता है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। सिमिलरली बी वेक्टर है इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इसको पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसको सिंपल तरीका बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो A क्रॉस B, फिर हम इसका रिजल्ट को कैसे करेंगे, मेथड को याद कर लेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे आपने क्या किया, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। लेकिन ध्यान ये रखना है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 नंबर हैं, है नहीं, ये आप इसको मानो नंबर्स हैं। आई जे के में ही मीनिंग होती है, चाहे डॉट की या क्रॉस की। तो जैसे आप करते हैं बच्चे, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो आई क्रॉस आई बेकार हो जाएगा, आई क्रॉस जे के आ जाएगा, आई क्रॉस के माइनस का हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर चलूँ आई क्रॉस के करूँगा तो माइनस जे हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे के क्रॉस जे करूँगा माइनस के आई हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चे जे क्रॉस आई करूँगा तो माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे यदि मैं ध्यान से देखूं तो आई क्रॉस आई तो जीरो ही कर देना, A1 B2 आई क्रॉस जे के हो गया, A1 B3 आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस के जे हो गया। तो पहला ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को जब मैंने दोनों से तीनों से मल्टीप्लाई किया तो एक तो बेकार ही होगा आई क्रॉस आई। ऐसी बच्चे अब पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे बेकार हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। तो माइनस के क्या हो गया, A2 B1 क्या, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के आई हो गया, तो प्लस के A2 B3 इंटू आई कैप। ऐसे बच्चे एक और रह गया आपका ये वाला टर्म, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो के क्रॉस आई जे हो गया, तो प्लस के A3 B1 के क्रॉस आई जे हो गया, के क्रॉस जे कहाँ गया, के क्रॉस जे माइनस के आई होगा क्योंकि क्रॉस जे माइनस आई है। तो ये हो गया बच्चे आपके पास, ये क्या लिखा मैंने, A3 B1 जे कैप हुआ। एक मिनट इसको मैं ठीक कर लूं। A3 B1 के क्रॉस आई जे हुआ, एंड A3 B3 तो जीरो हो जाएगा, A3 B2 ये हो जाएगा के क्रॉस जे माइनस के आई हो गया। तो ये आपको मेथड करना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा, अभी तो मैंने लिख के बताया। अब इसमें कितना आई आ रहा है वो देख लो, कितना जे आ रहा है, कितना के आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप चलो, तो आपके पास A क्रॉस B यदि हम कर रहे हैं तो आई कैप कितना प्लस जे कैप कितना प्लस के कैप कितना, ये देख लो जरा। आई कैप देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है A2 B3 और A3, अच्छा A2 B3 माइनस के A3 B2, देखो जरा
A2 B3 A2 B3 और माइनस के A3 B2। जे कैप देखो, जे कैप में आ रहा है बच्चे आपका A3 B1 माइनस के A1 B3। के कैप आ रहा है A1 B2 माइनस के A2 B1। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको करने का एक छोटा मेथड बताता हूँ, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चे मैं वो नहीं बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट नहीं करा रहा हूँ, तो वो आपका 9th में आपने था मैथमेटिक्स के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें 3 इक्वेशंस थी एक्स वाई जेड की, उनको सॉल्व करने का तरीका था। उसमें 2 इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और एक में नॉन जीरो था। तो उसका तरीका ये करते थे आप, देखो मैं क्या करता हूँ, आई जे के बेस्ट तरीका है, आई जे के। तो पहले आपको ए क्रॉस बी करना है, तो बच्चे पहले ए के लेना, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3। ठीक है, अब आई कैप का निकालना है आपको आंसर, क्योंकि बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के कोएफिशिएंट आएगा, तो आई कैप का निकालना है तो आप आई को कर लेना, हटा लेना, छुपा लो, हाइड एंड सीक है, इसको हटा लिया आपने, लेट ये हटा लिया। तो इधर की तरफ एक मिनट, पहले आपको ए का लिखना है, A1 A2 A3 A1 A2 सॉरी A1 A2 A3। नीचे बच्चे फिर बी के लिखना, B1 B2 B3 B1 B2 B3। ठीक है, तो आपको पहले इसको छुपाना है, पहले आप आई निकालना है, तो इस चीज को छुपाएं, हटा लो उसको, यानी कि आई कैप टाइम्स। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इधर वाला, ये पॉजिटिव है और ये मल्टीप्लिकेशन बच्चे नेगेटिव है। देखो तो A2 B3 आ रहा है नहीं, ये आ गया A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस A3 B2 प्लस के जे कैप। अब जे कैप का निकालना है बच्चे, क्या करोगे, जे कैप को हटा लो, इसको छुपा लो, आगे चलना है, A3 ये वाला B1 माइनस B3 A1 आ रहा है, देखो A3 B1 माइनस B3 A1 प्लस के कैप। के कैप का लेना है तो बच्चे क्या करोगे, के कैप को छुपा लो, इसको छुपाया, तो A1 B2 माइनस B1 A2, तो A1 B2 माइनस माइनस B1 2, देखो सेम चीज है, A1 B2 माइनस B1 A2 A3 B1 A1 B3 सही है। तो आप इस मेथड को याद रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके पास माना कोई वेक्टर ए है, दिस इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के k कैप। तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो उसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, आई जे के ऐसे लिख लो, ये मैंने आपके मैथ्स के हिसाब से करा रहा हूँ जो छोटे क्लास में था। पहले ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखना, ए के कोएफिशिएंट x 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2, ए ऊपर ए लिखना, बी नीचे लिखो बच्चे 2 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1। अब इसका आंसर कितना आ गया, आई कैप टाइम्स, इसको हटा लो, ये प्रोडक्ट ये वाला, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, ये वाला माइनस का होता है माइनस के 4 प्लस के जे, इसको हटा लो, तो 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस 1 प्लस 1,
प्लस के कैप, इसको हटा लो, छुपा लो, तो 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, माइनस के 3i कैप प्लस के 5j कैप एंड प्लस के 4k कैप। एक मिनट, तो आगे आपको करना बच्चे नहीं, तो आज मैंने आपको बोट और मैन या प्लांक एंड मैन प्रॉब्लम कराई है, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं लग रहा है और इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है, तो एक पार्ट यदि राइट की तरफ जाता है तो दूसरा पार्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कराए। और इसके बाद फिर मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कराए, क्योंकि आगे फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको रिवाइज करिए बच्चे, एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप पोस्टिंग, एंड ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। आई एंड द मीटिंग नाउ।